ओके पुस्तक रीडर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका दोस्त लेकर आया हूं एक सुपर इंटरेस्टिंग किताब की समरी जिसका नाम है मून वॉकिंग विद आइंस्टीन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग। इस किताब को लिखा है जोशुआ फोअर ने। ये किताब एक एडवेंचर की तरह है जहां एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल हमारे जैसा अपनी मेमोरी को सुपर स्ट्रांग बनाने की जर्नी पर निकलता है। चलो शुरू करते हैं इसकी चैप्टर वाइज समरी, बिल्कुल पुस्तक रीडर स्टाइल में इजी और एंगेजिंग। चैप्टर 1, सबसे होशियार आदमी को ढूंढना मुश्किल है। मुख्य पॉइंट यह है कि जोशुआ फोअर, एक जर्नलिस्ट, एक अजीब कंपटीशन कवर करने जाता है, यूएस मेमोरी चैंपियनशिप। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जोशुआ से। वो एक रिपोर्टर है और उसे एक असाइनमेंट मिलता है, जाओ और देखो ये मेमोरी चैंपियनशिप क्या बला है। वहाँ लोग अजीब अजीब चीजें याद करते हैं, फोन बुक के नंबर, पैक ऑफ कार्ड्स का ऑर्डर, लंबी लंबी पोएम्स। जोशुआ को लगता है कि ये लोग जरूर कोई पैदाइशी जीनियस होंगे, जैसे एक्समेन के म्यूटेंट्स होते हैं ना, स्पेशल पावर्स के साथ। उसे लगता है इनकी मेमोरी नेचुरल सुपर पावर होगी। सोचो दोस्तों, कितना कूल लग रहा होगा उसे ये सब देखकर। वहाँ वो मेंटल एथलीट्स से मिलता है जो दावा करते हैं कि अच्छी मेमोरी कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। लेकिन फिर जोशुआ की मुलाकात होती है कुछ कंपटीटर्स से, जैसे एड कुक। और वो लोग जोशुआ को बिल्कुल चौंका देते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई, हम कोई जीनियस नहीं हैं। ये तो बस कुछ फास्ट टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो हमने प्रैक्टिस से सीखी हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई भी साइकिल चलाना या स्विमिंग सीख सकता है, वैसे ही कोई भी अपनी मेमोरी को ट्रेन करके ढेर सारी चीजें याद रखना सीख सकता है। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। क्या बात है। जोशुआ हैरान हो जाता है और खुद इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का सोचता है, क्या वो भी अपनी एवरेज मेमोरी को ट्रेन कर सकता है। अब जोशुआ के दिमाग में क्यूरियोसिटी का कीड़ा जाग उठता है। क्या यह सच है? क्या वो, एक नॉर्मल सा रिपोर्टर जो अक्सर अपनी कार कीज भूल जाता है, वो भी इन टेक्निक्स को सीख कर मेमोरी चैंपियन बन सकता है? उसने सोचा, चैलेंज एक्सेप्टेड, और यहीं से शुरू होती है उसकी 1 साल की अमेजिंग ट्रेनिंग जर्नी। वो डिसाइड करता है कि वो न सिर्फ इन टेक्निक्स के बारे में लिखेगा, बल्कि खुद इन्हें सीखेगा और अगले साल कंपटीशन में हिस्सा लेगा। कितना एक्साइटिंग है ना। चैप्टर 2, वो आदमी जिसे बहुत ज्यादा याद रहता था। इस चैप्टर में हम मिलते हैं एक रियल इंसान यानी सोलोमन शेरेशेवस्की से, जिसके पास लगभग परफेक्ट मेमोरी थी। वो कुछ भी नहीं भूलता था। दोस्तों, अब एक ऐसे इंसान की कहानी सुनो जो बिल्कुल ऑपोजिट था। उसका नाम था एस। इमेजिन करो एक ऐसी मेमोरी जिसमें कुछ भी डिलीट ना होता हो। जो भी वो सुनता, देखता या पढ़ता, वो सब उसके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाता था। उसे बचपन की हर छोटी से छोटी बात याद थी, लंबी से लंबी नंबर लिस्ट याद थी, बिना किसी एफर्ट के। ऐसा लगता है ना कि यह तो सुपर पावर है। लेकिन एस की लाइफ इस परफेक्ट मेमोरी की वजह से आसान नहीं थी। उसे चीजें भूलने में दिक्कत होती थी और वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे मेटाफर्स या जोक्स, समझ नहीं पाता था। पर रुको, हर चीज याद रखना उतना भी अच्छा नहीं होता। एस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कुछ भूल ही नहीं पाता था। उसका दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से भर गया था कि वो कंफ्यूज रहता था। उसे जोक्स समझ नहीं आते थे क्योंकि वो हर शब्द का लिटरल मतलब निकालता था। वो चेहरों को पहचानने में कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि हर बार चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होता था। उसकी लाइफ एक्चुअली में काफी मुश्किल थी। यह चैप्टर बताता है कि एस की मेमोरी नेचुरल थी, अनकंट्रोलेबल, जबकि मेमोरी टेक्निक्स सीखी जाती हैं और उन पर कंट्रोल होता है। एस की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उसकी मेमोरी नेचुरल थी, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो उसे बंद नहीं कर सकता था। लेकिन जो मेमोरी टेक्निक्स जोशुआ सीखने वाला है, वो अलग हैं। वो टूल्स की तरह हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करना सीखते हैं और जब चाहें, जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि मेमोरी का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी है।
इंटरेस्टिंग है ना? चैप्टर 3 एक्सपर्ट का एक्सपर्ट। यह चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि लोग किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बनते हैं। क्या वो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं? जवाब है नहीं, वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। सोचो दोस्तों, कोई चेस ग्रैंड मास्टर या कोई टॉप का डॉक्टर या कोई वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन, यह लोग इतने एक्सपर्ट कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन होता है? इस चैप्टर में हम मिलते हैं साइंटिस्ट एंडर्स एरिक्सन से, जो कहते हैं कि एक्सपर्ट बनने का राज पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि एक खास तरह की प्रैक्टिस है जिसे वो कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करना नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रैक्टिस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, स्पेसिफिक गोल्स सेट करना, फीडबैक लेना और गलतियों से सीखना। तो यह डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या चीज़ है? यह नॉर्मल प्रैक्टिस से अलग है। इसका मतलब है फोकस, आपका पूरा ध्यान प्रैक्टिस पर होना चाहिए। चैलेंज, आपको वो चीज़ें करनी हैं जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हैं, जो आपको पुश करती हैं। आसान चीज़ें बार बार करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होती। फीडबैक, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत, ताकि आप उसे सुधार सको। यह फीडबैक किसी कोच से, टीचर से या खुद को एनालाइज करके मिल सकता है। रेपिटेशन, मुश्किल चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना जब तक वो आसान ना लगने लगे। जैसे वीडियो गेम में नया लेवल पार करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही मेमोरी चैंपियंस भी इसी तरह एक्सपर्ट बनते हैं। वो जीनियस नहीं है, उन्होंने मेमोरी टेक्निक्स की डेलिब्रेट प्रैक्टिस की है। और यही राज है मेमोरी चैंपियंस का भी। वो लोग पैदाइशी मेमोरी विजार्ड्स नहीं हैं। उन्होंने मेमोरी टेक्निक्स, जैसे हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, कि घंटों तक डेलिब्रेट प्रैक्टिस की है। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस करने के लिए। इसका मतलब गुड न्यूज़, हम सब भी डेलिब्रेट प्रैक्टिस से अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 4 दुनिया का सबसे भुलक्कड़ आदमी। इस चैप्टर में हम मिलते हैं पेशेंट एच.एम. हेनरी मोलाइसन से, जिसका ब्रेन ऑपरेशन के बाद नई यादें बनाने की शक्ति चली गई। अब एक और दिलचस्प लेकिन थोड़ी सैड कहानी। इमेजिन करो एक इंसान एच.एम. जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उसके ब्रेन का एक हिस्सा निकाल दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, दौरे बंद हो गए, लेकिन एक अजीब चीज हुई, एच.एम. नई लॉन्ग टर्म यादें बनाना भूल गया। वो हर 30 सेकंड में सब कुछ भूल जाता था। उससे मिलो, 5 मिनट बाद फिर मिलो, तो उसे लगेगा कि वो आपसे पहली बार मिल रहा है। सोचो दोस्तों, कैसी लाइफ होगी वो। एच.एम. की कहानी दिखाती है कि मेमोरी हमारी आइडेंटिटी, रिश्तों और दुनिया को समझने के लिए कितनी जरूरी है। मेमोरी के बिना हम प्रेजेंट में कैद हो जाते हैं। एच.एम. की लाइफ से पता चलता है कि मेमोरी सिर्फ फैक्ट्स याद रखना नहीं है। हमारी यादें ही तो बताती हैं कि हम कौन हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, हमने कल क्या किया था, हमने क्या सीखा है। मेमोरी के बिना हमारा कोई पास्ट नहीं होता और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं रहता। हम बस एक अनंत अभी में फंस जाते हैं। यह हमें एहसास दिलाता है कि हमारी यादें कितनी प्रेशियस हैं। यह चैप्टर मेमोरी के अलग अलग टाइप्स के बारे में भी बताता है, जैसे नई बातें याद रखना वर्सेस पुरानी स्किल्स याद रखना। एक और इंटरेस्टिंग बात, एच.एम. नई बातें या फैक्ट्स याद नहीं रख पाता था, लेकिन वो नई स्किल्स सीख सकता था, भले ही उसे याद ना रहे कि उसने वो स्किल कब सीखी। जैसे वो रोज एक पजल सॉल्व करना सीख गया, हर बार पहले से तेज, लेकिन उसे हर दिन लगता था कि वो पजल पहली बार देख रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे ब्रेन में मेमोरी अलग अलग सिस्टम में स्टोर होती है। कितना कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग है हमारा ब्रेन। चैप्टर 5 यादों का महल। फाइनली हम सीखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी टेक्निक के बारे में, द मेमोरी पैलेस यानी मेथड ऑफ लोसाई। यह एक बहुत पुरानी टेक्निक है, वो सीक्रेट टेक्निक जिसका हमें इंतजार था। इस चैप्टर में जोशुआ हमें इंट्रोड्यूस कराता है मेमोरी पैलेस से। यह कोई असली महल नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बनाया गया एक जाना पहचाना रास्ता या जगह है, जैसे आपका घर, स्कूल
या कॉलोनी का पार्क। यह टेक्निक हजारों साल पुरानी है। कहानी है कि एक ग्रीक पोएट साइमोनाइडीज ने इसकी खोज की थी जब एक बिल्डिंग गिर गई और उसे लाशों को पहचानने के लिए याद करना पड़ा कि कौन कहाँ बैठा था। कूल स्टोरी ना? टेक्निक काम कैसे करती है? आप जो चीज़ें याद करना चाहते हैं उनकी अजीब, फनी या शॉकिंग इमेजेस बनाते हैं और उन्हें अपने मेमोरी पैलेस के अंदर अलग अलग जगहों पर मेंटली रख देते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। पहला, चूज योर पैलेस। अपने दिमाग में कोई जानी पहचानी जगह चुनो जिसका रास्ता आपको अच्छे से पता हो। मान लो आपका घर। दूसरा, क्रिएट इमेजेज। अब मान लो आपको शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, दूध, अंडे, ब्रेड। इनकी अजीब सी इमेजेस बनाओ। जैसे आपके घर के मेन गेट पर एक दूध का स्विमिंग पूल है। अंदर आते ही सीढ़ियों पर बहुत सारे अंडे फूट रहे हैं और स्लिपरी हो रहा है। आपके कमरे के दरवाजे पर एक जाइंट ब्रेड का स्लाइस लगा हुआ है। तीसरा, प्लेस इमेजेज। इन इमेजेज को अपने मेमोरी पैलेस के रास्ते पर सीक्वेंस में रखते जाओ। चौथा, वॉक थ्रू। जब आपको लिस्ट याद करनी हो तो बस मेंटली अपने पैलेस में घूमो। आपको वो अजीब इमेजेस दिखेंगी और चीज़ें याद आ जाएंगी। जोशुआ एड कुक की मदद से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करता है। रूल है, इमेज जितनी अजीब और मेमोरेबल होगी उतना ही अच्छा याद रहेगा। जोशुआ ने भी अपने कोच एड कुक के साथ इसकी प्रैक्टिस शुरू की। एड ने उसे सिखाया कि इमेजेज को जितना ज्यादा अजीब, वियर्ड, फनी, एक्शन पैक्ड या शॉकिंग बनाओगे उतना ही वो दिमाग में चिपक जाएगी। नॉर्मल, बोरिंग चीजें दिमाग भूल जाता है, लेकिन अजीब चीजें याद रखता है। तो दोस्तों, अगली बार कुछ याद करना हो तो मेमोरी पैलेस ट्राई करना। मेक इट वियर्ड। चैप्टर 6, एक कविता कैसे याद करें। इस चैप्टर में फोकस है कि क्या मेमोरी पैलेस जैसी टेक्निक्स को टेक्स्ट जैसे पोएम्स या स्पीचेज याद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक हमने लिस्ट्स याद करना देखा, पर क्या हम पूरी की पूरी पोएम या स्पीच इन टेक्निक्स से याद कर सकते हैं? जोशुआ ने यह भी ट्राई किया। उसने एक लंबी पोएम को याद करने का चैलेंज लिया। यह पता चलता है कि हर एक शब्द याद करना बहुत मुश्किल है, इवन टेक्निक्स के साथ। पुराने जमाने के लोग आइडियाज और स्ट्रक्चर याद करते थे, ना कि एग्जैक्ट वर्ड्स। जोशुआ को एहसास हुआ कि पोएम का हर एक शब्द, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप को मेमोरी पैलेस से याद करना बेहद डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, पर प्रैक्टिकल नहीं है। उसने रिसर्च किया और पाया कि पुराने ग्रीक और रोमन स्पीकर्स भी स्पीचेज के मेन पॉइंट्स, आर्गुमेंट्स और स्ट्रक्चर को ही मेमोरी पैलेस में रखते थे। फिर वो स्टेज पर जाकर उन पॉइंट्स के बेसिस पर अपने शब्दों में बोलते थे। इससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। लेकिन किसी चीज को, जैसे पोएम, दिल से याद करने का एक अलग फायदा है। इससे उस चीज की गहरी समझ और एप्रिसिएशन मिलती है। तो फिर पोएम याद करने का क्या फायदा? जोशुआ कहता है कि जब हम किसी पोएम को मेहनत से याद करते हैं तो हम उसके शब्दों, उसकी रिदम, उसके मतलब को बहुत गहराई से समझने लगते हैं। वो पोएम हमारे अंदर बस जाती है। यह सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना नहीं, बल्कि उसे इंटरनलाइज करना है, उसे अपना बना लेना है। यह एक्सपीरियंस अलग ही होता है। चैप्टर 7, याद करने का अंत। यह चैप्टर सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, लिखना, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स ने हमारी मेमोरी पर हमारी निर्भरता कम कर दी है। हम अपनी मेमोरी को आउटसोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, सोचो, जब लिखना नहीं था तो लोगों को सब कुछ याद रखना पड़ता था, कहानियां, इतिहास, सब कुछ। फिर लिखना आया, फिर किताबें छपने लगी, और अब तो हमारे पास गूगल है, फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, नोट्स ऐप है। हम कुछ भी भूलते हैं तो फटाक से सर्च कर लेते हैं। हमने अपनी मेमोरी का काम मशीन्स को दे दिया है, उसे आउटसोर्स कर दिया है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। पुराने फिलॉसफर सोक्रेटिस को भी डर था कि लिखना लोगों को भुलक्कड़ बना देगा। टेक्नोलॉजी ने लाइफ आसान बना दी है, यह तो सच है। हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने का बोझ नहीं उठाना पड़ता।
लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? कुछ लोग मानते हैं कि इससे हमारा दिमाग लेजी हो रहा है। हम चीज़ों को गहराई से समझने की बजाय सिर्फ सरफेस लेवल पर जान लेते हैं। इंटरेस्टिंगली, हजारों साल पहले फेमस ग्रीक फिलोसफर सोक्रेटिस को भी यही डर था। उन्हें लगता था कि लिखने की वजह से लोग अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और उनकी समझ कमजोर हो जाएगी। तो क्या आज के डिजिटल जमाने में मेमोरी पैलेस जैसी टेक्निक्स बेकार हैं? किताब कहती है नहीं। यह टेक्निक्स सिर्फ याद करने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को शार्प करने, फोकस बढ़ाने और चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर सब कुछ फ़ोन में ही सेव करना है, तो फिर मेमोरी पैलेस क्यों सीखें? जोशुआ कहता है कि इन टेक्निक्स का असली फ़ायदा सिर्फ इन्फॉर्मेशन रटना नहीं है। जब आप मेमोरी पैलेस बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप इन्फॉर्मेशन को गौर से देखते हैं। क्रिएटिव बनना पड़ता है। आपको अजीब इमेजेस सोचनी पड़ती हैं। इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आप उसे स्ट्रक्चर देते हैं। यह सब एक्टिविटीज आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवाती हैं, उसे शार्प बनाती हैं और आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं। तो यह टेक्निक्स आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। चैप्टर 8 दी ओके प्लेटो, ठीक ठाक पठार। यह चैप्टर बताता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो अक्सर एक पॉइंट आता है जब हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, भले ही हम प्रैक्टिस करते रहें। इसे ओके प्लेटो कहते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने टाइपिंग सीखनी शुरू की, शुरू में स्पीड तेजी से बढ़ी, फिर एक पॉइंट पर आकर रुक गई? या गिटार बजाना सीखा, शुरू के कॉर्ड्स जल्दी आ गए, पर फिर इम्प्रूवमेंट स्लो हो गई? इसी को कहते हैं ओके प्लेटो। मतलब आप ठीक-ठाक लेवल पर पहुंच गए, पर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है और हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं करते। यह प्लेटो क्यों आता है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ में थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिक मोड में करने लगता है। हम कॉन्शियसली ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम वही चीज़ें बार बार करते रहते हैं जो हमें आती हैं और मुश्किल चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस, याद है चैप्टर 3 से, करना छोड़ देते हैं। मेमोरी एथलीट्स इस प्लेटो को कैसे तोड़ते हैं? वो हमेशा नई चैलेंजेस ढूंढते हैं, अपनी कमजोरियों को एनालाइज करते हैं और कॉन्शियसली, डेलिब्रेटली प्रैक्टिस करते हैं। जोशुआ को भी अपनी ट्रेनिंग में इस प्लेटो का सामना करना पड़ा। तो इस ओके प्लेटो से बाहर कैसे निकलें? मेमोरी एथलीट्स इसमें माहिर होते हैं। वो अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानते हैं, स्पेसिफिक गोल्स सेट करते हैं, जैसे आज मैं 5 सेकंड तेज कार्ड्स याद करूंगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रैक्टिस करते हैं। जोशुआ को भी अपनी मेमोरी ट्रेनिंग के दौरान इस प्लेटो का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वो और इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। फिर उसने एड कुक की मदद से अपनी टेक्निक्स को एनालाइज किया, नई स्ट्रेटेजीज ट्राई की और खुद को पुश किया। तभी वो आगे बढ़ पाया। इससे सीख मिलती है कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ता है। चैप्टर 9 दी टैलेंटेड 10th, प्रतिभाशाली 10वां हिस्सा। यह चैप्टर कुछ ऐसे लोगों पर फोकस करता है जिनमें सवॉन्ट सिंड्रोम होता है, यानी किसी एक एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल एबिलिटी, लेकिन साथ में कुछ डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। किम पीक फिल्म रेन मैन की इंस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं कुछ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से। इन्हें सवॉन्ट्स कहा जाता है। इनके पास किसी एक फील्ड में, जैसे कैलकुलेशन करना या पियानो बजाना या फिर कैलेंडर की डेट्स बताना में गजब का अनबिलीवेबल टैलेंट होता है। यह टैलेंट अक्सर नेचुरल होता है, सीखा हुआ नहीं। फेमस एग्जाम्पल हैं किम पीक, जिन पर बेस्ट फिल्म रेन मैन बनी थी। वो हजारों किताबें याद रख सकते थे, लेकिन अक्सर इन सवॉन्ट्स को नॉर्मल लाइफ जीने में, जैसे सोशल इंटरेक्शन में, काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इनकी नेचुरल एबिलिटीज को मेमोरी एथलीट्स की सीखी हुई स्किल्स से कंपेयर किया गया है। यह ब्रेन की अमेजिंग पोटेंशियल और डाइवर्सिटी को दिखता है।
सवॉन्ट्स की एबिलिटीज मेमोरी एथलीट्स से बहुत अलग हैं। मेमोरी एथलीट्स ने अपनी स्किल्स को डेलिब्रेट प्रैक्टिस से डेवलप किया है। सवॉन्ट्स के पास यह एबिलिटीज अक्सर पैदाइशी या बचपन से होती हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के। यह कंपैरिजन दिखाता है कि इंसानी दिमाग कितना अद्भुत और अलग अलग तरह से काम कर सकता है। कुछ लोग प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बनते हैं, कुछ के पास नेचुरल गिफ्ट होता है। चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि ऐसी अमेजिंग एबिलिटीज आती कहाँ से हैं। क्या यह ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से है? यह अभी भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि सवॉन्ट एबिलिटीज का राज क्या है। क्या उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होता है? क्या उनके ब्रेन के कनेक्शंस अलग तरह से काम करते हैं? यह रिसर्च का एक एक्साइटिंग एरिया है जो हमें ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और भी ज्यादा हैरान करता है। चैप्टर 10, हम सबके अंदर का छोटा रेन मैन। क्या हम सबके अंदर भी ऐसी छिपी हुई सवॉन्ट लाइक एबिलिटीज या पोटेंशियल है जिसका हमें पता नहीं? यह चैप्टर इस आइडिया को एक्सप्लोर करता है। यह चैप्टर एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है, क्या हम सबके दिमाग में भी ऐसी कोई सुपर एबिलिटी छिपी हुई है, बस हमें उसे अनलॉक करना नहीं आता? शायद हम सबके अंदर एक छोटा सा रेन मैन है। मेमोरी टेक्निक्स काम इसलिए करती हैं क्योंकि वो ब्रेन के नेचुरल स्ट्रेंथ्स जैसे विजुअल और स्पेशियल मेमोरी का इस्तेमाल करती हैं। इसका जवाब शायद हाँ में है, एक तरह से। मेमोरी टेक्निक्स जैसे मेमोरी पैलेस इतनी इफ़ेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे ब्रेन के नेचुरल टैलेंट्स का ही इस्तेमाल करती हैं। हमारा ब्रेन एवोल्यूशन के दौरान विजुअल्स और स्पेशियल इन्फॉर्मेशन को याद रखने में बहुत अच्छा बन गया है। नंबर्स और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स याद रखना उसके लिए उतना नेचुरल नहीं है। मेमोरी टेक्निक्स बस इन नेचुरल स्ट्रेंथ्स को इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका है। जोशुआ अब यूएस मेमोरी चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार है। फोकस उसकी पर्सनल जर्नी और फाइनल टेस्ट पर आ जाता है। अब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जोशुआ ने टेक्निक्स सीख ली हैं, प्रैक्टिस कर ली है, ओके प्लेटो को पार कर लिया है और मेमोरी के साइंस को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है उसके फाइनल एग्जाम का, द यूएस मेमोरी चैंपियनशिप। वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी। क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? चलो देखते हैं। चैप्टर 11, द यूएस मेमोरी चैंपियनशिप, अमेरिका की मेमोरी चैंपियनशिप। इस चैप्टर में चैंपियनशिप का डिटेल्ड वर्णन है। अलग अलग इवेंट्स जैसे नाम और चेहरे, रैंडम नंबर्स, प्लेइंग कार्ड्स का ऑर्डर, पोएम्स याद करना। फाइनल चैप्टर। हम जोशुआ के साथ यूएस मेमोरी चैंपियनशिप के हॉल में हैं। माहौल एकदम सीरियस है। कंपटीटर्स हेडफोन्स लगाए, आंखें बंद किए, अपनी मेमोरी पैलेसेस में घूम रहे हैं। इवेंट्स भी कमाल के हैं। नेम्स एंड फेसेस, कुछ ही मिनट्स में ढेर सारे अनजान लोगों के नाम उनके चेहरों के साथ याद करने हैं। स्पीड नंबर्स, 5 मिनट में जितने ज्यादा हो सके रैंडम डिजिट्स याद करने हैं। स्पीड कार्ड्स, एक शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स का ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके याद करना है। पोएट्री, एक नई, अनजान पोएम को याद करके सुनाना है। हर इवेंट में प्रेशर हाई है। कंपटीशन का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, कंपटीटर्स की अजीब आदतें और प्रेशर में टेक्निक्स का इस्तेमाल दिखाया गया है। यह सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, दोस्तों। कंपटीटर्स पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। थोड़ी सी भी गलती और आप बाहर। जोशुआ भी नर्वस है। वो अपनी टेक्निक्स मेमोरी पैलेस, अजीब इमेजेस को प्रेशर में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी वो काम करती हैं, कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हम उसकी एक्साइटमेंट और टेंशन को फील कर सकते हैं। वहाँ बाकी कंपटीटर्स भी हैं, सबके अपने अपने रिचुअल्स और स्टाइल्स हैं। पूरा माहौल बहुत इंटेंस है। सबको हैरान करते हुए जोशुआ, जो 1 साल पहले तक इस फील्ड में नया था, चैंपियनशिप जीत जाता है। यह साबित करता है कि सही ट्रेनिंग से कोई भी अपनी मेमोरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। और फिर होता है क्लाइमेक्स। इवेंट बाय इवेंट जोशुआ अच्छा परफॉर्म करता है और फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। गेस करो क्या? जोशुआ फोअर, द जर्नलिस्ट, इज द न्यू यूएस मेमोरी चैंपियन।
वाओ! जिसने 1 साल पहले सिर्फ इसके बारे में लिखने का सोचा था, वो आज चैंपियन है। यह एकदम अमेजिंग मोमेंट है। यह दिखाता है कि उसकी मेहनत, एड की कोचिंग और डेलिब्रेट प्रैक्टिस ने काम कर दिखाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसने साबित कर दिया कि एक एवरेज इंसान भी ट्रेनिंग से अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज कर सकता है। एपिलॉग, उपसंहार। जोशुआ अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करता है। असली जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि मेमोरी, लर्निंग और ब्रेन के पोटेंशियल को समझना था। तो चैंपियन बनने के बाद क्या? जोशुआ सोचते हैं कि इस पूरे 1 साल में उन्होंने क्या सीखा। उन्हें एहसास होता है कि ट्रॉफी जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि वो पूरा प्रोसेस था, मेमोरी के बारे में रिसर्च करना, टेक्निक्स सीखना, प्रैक्टिस करना और अपने दिमाग की कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। वो बताते हैं कि कंपटीशन के लिए ट्रेंड मेमोरी और रोजमर्रा की यूजफुल मेमोरी में फ़र्क है। वो अब भी कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं। एक फनी बात, मेमोरी चैंपियन बनने के बाद भी जोशुआ कहते हैं कि वो अभी भी उतने ही भुलक्कड़ हैं जितने पहले थे, अपनी कीज़ भूल जाना या दोस्तों का बर्थडे भूल जाना। क्योंकि उन्होंने अपनी मेमोरी को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ट्रेन किया था, ना कि एवरीडे लाइफ के लिए। मेमोरी पैलेस को रोज इस्तेमाल करना भी एक एफर्ट है जो वो हमेशा नहीं करते। किताब का कंक्लूजन है कि इन टेक्निक्स की वैल्यू सिर्फ चीज़ें याद रखना नहीं, बल्कि ज़्यादा ध्यान देना, क्रिएटिव तरीके से सोचना और इन्फॉर्मेशन के साथ गहराई से जुड़ना है। यह एक ज़्यादा मेमोरेबल लाइफ जीने में मदद करता है। तो इस पूरी किताब का फाइनल मैसेज क्या है? यह मेमोरी टेक्निक्स सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने या कंपटीशन जीतने के लिए नहीं है। इनका असली फायदा है कि यह हमें सिखाते हैं अटेंशन, दुनिया पर और इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान देना। क्रिएटिविटी, चीज़ों को यादगार बनाने के लिए क्रिएटिव और फनी इमेजेस सोचना। एंगेजमेंट, जो हम सीख रहे हैं उससे ज़्यादा डीपली जुड़ना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बन जाती है। हम सिर्फ जी नहीं रहे होते, हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसे याद रख रहे होते हैं। तो यह थी मून वॉकिंग विद आइंस्टीन की डिटेल समरी। कितनी अमेजिंग जर्नी थी ना जोशुआ की, और कितना कुछ सीखने को मिला हमें मेमोरी के बारे में। याद रखो दोस्तों, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। उम्मीद है आपको यह समरी पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताओ आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। मिलते हैं अगली किताब के साथ पुस्तक रीडर्स पर। बाय बाय।